जैसे कि स्टूडेंट्स आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट से। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन मोलरिटी। देखिए ये मोलरिटी नॉर्मलिटी आपने 11th क्लास में पढ़ी है, इसका भी एक वीडियो बनाया मैंने, दूंगा आपको मैं उसको लिंक। तो मोलरिटी की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर जो दिया है वो 10% दिया है, तो 10/100 हो गया, ऊपर हो गया सॉल्यूट, नीचे पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं दिया है। इसका मतलब सॉल्वेंट में से सॉल्यूट निकालोगे तो सॉल्वेंट आएगा। तो 10 ग्राम तो हो गया इसका सॉल्यूट, सॉल्वेंट के लिए 100 - 10। एक और चीज, कई बार बच्चों के दिमाग में होता है सर ये ml है, ग्राम में लाना है, तो हम यूज करते हैं डेंसिटी। अगर किसी क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दी हुई है तो डेंसिटी वाटर की फिक्स होती है 1। आप डेंसिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ml कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम के अंदर। तो नाउ 100 में से 10 गए, 90 बचा। मोलर वेट जस्ट 4 का निकालोगे, इसके 2 32 16 कैलकुलेट करोगे 98 आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपका नंबर ऑफ मोल है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। सॉल्वेंट ग्राम में है क्योंकि ये किसके अंदर है? ग्राम में है, इसलिए इसको हमने 1000 से क्या किया है? डिवाइड किया है, वैल्यूज रख दी, वी गॉट 1.13 मोल पर केजी। ये इसका क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोलरिटी इन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आता रहता है। मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। देखो मोलरिटी सॉल्वेंट थी, ये है सॉल्यूशन में, तो ये N/V होगा, और V हमने क्या लिया? लीटर। अगर ml लेंगे तो वापस को किससे करेंगे हम? 1000 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट है इसका टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या है। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि मोलरिटी जो है इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, मान लो मैं इस तरह से लिख दूं, और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी मोलरिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी मोलरिटी घटती जाएगी, जबकि सॉल्वेंट में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर वॉल्यूम होता ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंड होना ये सब लिक्विड का, गैस का काम है। सॉलिड के अंदर वॉल्यूम का, अंदर प्रेशर का, लिक्विड का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये प्रश्न सिर्फ मोलरिटी पे आता है, मोलरिटी पे नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर फिर एक वही फंडामेंटल क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है? हमारे पास जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं दो चीज होती है बाइनरी सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों की आपस में क्या रिलेशन है वो हमें मोल फ्रैक्शन से पता पड़ता है। इसका पहला फॉर्मूला देखिए, मोल फ्रैक्शन को एक्से से करते हैं। Na एक कोई सॉल्यूट होगा, Na + Nb ये सॉल्यूशन होगा, यानी कि फॉर्मूला बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन सब्सटेंस या वन कंपोनेंट इज डिवाइड और रेशियो बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो डेफिनेशन वही है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ ऑल सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय x, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। इससे अलग अलग तरह के फॉर्मूले निकल जाएंगे। xa है तो यहाँ Na नीचे ही आ जाएगा, xb है तो यहाँ nb नीचे ही आ जाएगा, और अगर आपको ये पता है तो 1 - xb, और ये पता है तो 1 - xa। ये इसका फंडामेंटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इथाइलिन ग्लाइकोल, कई बार लिखा होता है प्रोपाइल ग्लाइकोल, इज यूज इन रेडिएटर ऑफ कार। देखिए कार के कूलेंट में हम पानी डालते हैं, लेकिन जिस जगह पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में रहता है तो पानी फ्रीज हो जाएगा, तो कूलेंट काम कैसे करेगा? तो हमें उसमें एंटी फ्रीज मटेरियल डालना पड़ेगा। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट पानी से भी बहुत कम है, यानी कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, -1, -2, -3 पे ये फ्रिज होगा नहीं, तो ये एंटी फ्रिज का काम कर रहा है, इससे इसको कूलेंट में डाला जाता है। और कहीं कहीं पे ज़्यादा जब बर्फ जम जाती है कार के कांच पे, तो अभी इसके ऊपर गिराते हैं तो अपना उसको वो क्या करता है? मेल्ट करता है। तो इट इज ए गुड एंटी फ्रिज मटेरियल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस और इसका क्या एप्लीकेशन है? देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का सिंबॉलिक फॉर्म आप सब लोग जानते हैं, आरओ कईयों के घर में है। क्या करता है? ये पानी को प्यूरिफाई करता है, यानी कि आपको क्या दे रहा है? सॉल्वेंट दे रहा है, लेकिन अपने पास रोक के क्या रख रहा है? सॉल्यूट को। बस इसीलिए से कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इसके अंदर एक छोटी सी पोरस मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट को अलाउ करती है तुम जाओ आगे, लेकिन इम्प्यूरिटीज जो है उनको, हैवी सॉल्ट्स को, हार्ड सॉल्ट को रोक लेती है और पानी को आने देती है। यही प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, या हम इसे कह सकते हैं आरओ। एक तो हम पानी को कन्वर्ट कर रहे हैं, हालांकि समुद्री पानी को भी कन्वर्ट करने के प्रयास बॉम्बे में चल रहे हैं, लेकिन इतनी सफलता मिली नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो पानी है, हार्ड वाटर जो कंटेन करता है, उसको जरूर हम कंट्रोल में लेके आ रहे हैं, उसे पोर्टेबल बना रहे हैं। खासकर जितनी भी फूड इंडस्ट्री है जो जूस बनाती है, जो भी बाहर के आपके पैक्ड जूस आते हैं, केन जूस आते हैं, उन जूस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के माइक्रोब्स होते हैं। तो वो माइक्रोब्स किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट के ऊपर बैठते हैं,
तो ये उस सॉलिड हो, भले वो शुगर का पार्ट रह गया हो या कोई जगरी का रह गया हो, उसको वो वहाँ पे रोक लेंगे। केवल और केवल आपके पास वहाँ सॉल्वेंट आएगा। तो ये फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है, जूसेस के लिए, जैम, जेलीज, जो भी टॉफीज बन रही है सब में इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस और ये है आपकी एप्लीकेशन। नाउ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन लिक्विड। अगर आपके पास कोई लिक्विड में आप कोई सॉलिड मिला रहे हो और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? नॉर्मल आपने एक ग्लास में 2 चम्मच शक्कर डाल के मिलाया, घुल गया, 4-5 चम्मच और शक्कर डाली, अब वो घुल नहीं रहा है, तो आप उसको गर्म करोगे, जैसे ही गर्म करोगे वो घुलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिबिलिटी जो है सॉलिड की लिक्विड में टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। अब भाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ेगा, इंट्रैक्शन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उनके बीच का बॉन्ड बढ़ जाएगा और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता चला जाएगा अट्रैक्शन का, और वो एक दूसरे के पास आते जाएंगे और आपका सॉल्यूशन बनता चला जाएगा, यानी कि शुगर सिर्फ थिक होता चला जाएगा। वही लिखा है इसमें, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी विच इन टर्न इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर इसमें पूछा है भाई वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर के पहले हमें पता पड़ना चाहिए मॉलिक्यूलर मास क्या है। कोई भी चीज़, जैसे आपने कहा मिथेन, शुगर, तो उनका एक मॉलिक्यूलर मास है, शुगर है ग्लूकोज 180, मिथेन है उसके अंदर आपका हो गया उसका कार्बन का 12 और एच का 4 यानी कि 16। एक बात कह रहा हूँ, तो एबनॉर्मल क्या उसमें, जब किसी चीज़ को किसी में डिजोल्व करते हैं और डिजोल्व करने के बाद जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका मोलर मास देते हैं, तो उसमें कई बार कमी आती है। क्यों कमी आती है? या तो कुछ सारे मॉलिक्यूल्स एक हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं डाईमर, मतलब मर मतलब मॉलिक्यूल, डाई मतलब 2, तो उसके मॉलिक्यूल मास डबल हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है वो अपने ही कोई पार्ट तोड़ देता है, तो यहाँ पे या तो एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन, और अगर दोनों ही नहीं हो रहे हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है वेंट ऑफ साहब ने आई से इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने कहा कि ये रेशियो है नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल, लेकिन मोलर मास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर वहाँ पे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आएगी और नॉर्मल नीचे आएगी, उससे आई निकल जाएगा, या तो इस फॉर्मूले से निकलेगा या इससे निकलेगा, जो भी आपको एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है। और जब आई अगर 1 आ गया, अगर इन दोनों का रेशियो या इन दोनों का रेशियो 1 आ गया, इसका मतलब ना तो डिसोसिएशन हुआ है बेटा ना एसोसिएशन। लेकिन अगर आई की वैल्यू ज़्यादा आती है तो एसोसिएशन हो रहा है, और आई की वैल्यू कम आती है तो डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि उसका जो मोलर मास है उसमें या तो बढ़ोतरी हो रही है या उसके अंदर घटोतरी हो रही है, या तो कोई बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको एक टॉपिक दे दिया एबनॉर्मल मास, और ऐसा होगा। आपके पास एक मिश्री है, उसका वेट कर लीजिए, पानी में घोल दीजिए, उसको वापस पानी को एवपोरेट कीजिए, वापस जो चीज़ किसमें मिलती है उसको वेट करो। अगर वेट बराबर आता है इसका मतलब वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, और अगर वेट बराबर नहीं आता है तो आपके लिए वर्ड बन जाएगा यार इसका मास क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, या तो बढ़ गया या घट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम नंबर 2 पर। क्वेश्चन सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस आप पढ़ते आ रहे हैं, जो फ्लो होता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, रूट सेल्स के अंदर, या आप किसी किशमिश को पानी में डालते हो, कई तरह के प्रोसेस देखते हो जिसमें आप ऑस्मोसिस होता है। और डिफ्यूजन क्या किसी भी जगह हो सकता है, जैसे आपने कहीं पे कोई स्मेल आ रही है आपको, हो सकती है वो अगरबत्ती की हो या किसी चीज़ की बदबू हो, तो सब जगह फैलती है। तो ये 2 प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन भी क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऑस्मोसिस जा रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जो फ़र्क है वो यहाँ लिखे हुए हैं। क्या फ़र्क है? डिफ्यूजन का आप रोक नहीं सकते, ऑस्मोसिस रोका जा सकता है। डिफ्यूजन का वापस उल्टी दिशा में ला सकते हैं, ऑस्मोसिस आ सकता है। उसके लिए एक बाउंड्री है ऑस्मोसिस के लिए, डिफ्यूजन की कोई बाउंड्री नहीं है। तो कुछ ऐसी पॉइंट्स इसके अंदर है, जैसे इट इज़ लिमिटेड ओनली टू लिक्विड, ये लिक्विड के ऊपर है, जबकि ये किसी के सॉरी लिक्विड गैस कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है। इट रिक्वायर्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। इसका पार्टिकल का फ्लो एक डायरेक्शन होगा, अगर वो किसी जगह जा रहा है तो वहीं जाता रहेगा, जबकि ये कहीं पे भी हो सकता है। ये स्टॉप हो सकता है रिवर्स, इट कांट स्टॉप, कांट रिवर्स। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट्स ऑफ प्लांट, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती की बात मैंने लिखी है, जिसको आप कह सकते हो ये डिफ्यूजन है। नाउ देयर इज अ न्यूमेरिकल ऑन दिस, यहाँ पे आपको मोलर मास निकालना है और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, साथ में ये लीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ चेंज नहीं किया। सबसे पहले आप गिवन लिख देंगे जो जो चीज़ दी गई है, वेट दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया, टेम्परेचर दिया गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर V इज इक्वल टू दिस इज योर N, ये जो चीज़ लिखी है दिस इज योर N, V यहाँ रख दिया हमने। नाउ मोलर मास यहाँ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ चला गया, पुट्स ऑल द वैल्यूज ऑन कैलकुलेशन, यू गॉट द आंसर 61038 ग्राम पर मोल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। इसके अंदर टेम्परेचर निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट का एलिवेशन दे रखा है, सॉलिड का वेट दे रखा है, मोलर मास ग्लूकोज का हमने निकाला 180, सॉल्वेंट दे रखा है 250। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलिटी। पहले मोलिटी निकालेंगे हम, यूएन वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट,
आपका TF का फॉर्मूला लगाएंगे, KF की वैल्यू पता है 1.86। अब दिस इज योर 54, दिस इज योर 180,000 बिकॉज इट इज ग्राम एंड 250 सॉल्वेंट। ऑन कैलकुलेटिंग यू गेट 2.23 केल्विन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ। देखिए ग्राफ जो है आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें दो चीज़ें डाली हुई है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर किसी एक का है, एक का है नहीं। जैसे मोल फ्रैक्शन इसका 1 इसका 0 है, तो यहाँ पे केवल पी का ग्राफ होगा तो उस वक्त पी टोटल क्या होगा, पी टोटल पी ए प्लस 0। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर यह चीज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक्स बी की वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, तो यहाँ पर पी बी का क्या हो जाएगा, वैल्यू आएगी, लेकिन पी टोटल में ये 0 हो जाएगा ये। तो एक बार या तो पी टोटल पी ए के बराबर रहेगा या पी बी के बराबर, ये तय करता है कि उसमें 0 कौन है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर वॉल्यूम, जिसके अंदर एंथैल्पी कोई चेंज नहीं होती है। यही अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा रहा होता तो मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव के लिए डॉट डॉट करता, इसके लिए डॉट डॉट करता और यहाँ लगता ग्रेटर का साइन। और अगर मैं नेगेटिव पढ़ा रहा होता तो मैं उसको नीचे स्पोक करता है डॉट 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 डॉट, मैं मतलब नेगेटिव साइन कि उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है या उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये आइडियल है, यानी कि हर स्थिति के अंदर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए और आइदर पी बी। पर कंडीशन क्या है, या तो पी ए 0 होगा तो वो पी बी के बराबर हो जाएगा, या पी बी 0 होगा तो वो पी ए के बराबर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव करना है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम या मोलिटी बेटा, के बी मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है, टी बी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा क्यों होता है, देखिए हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, उसका अपना एक वेपर प्रेशर है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक पानी की गिलास है, पड़े पड़े से पानी उड़ जाएगा, इसका एक वेपर प्रेशर है। लेकिन उस पानी की गिलास में आपने शक्कर नमक कुछ डाल दिया, अब छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कुछ पानी जो है उड़ गया, जो उसमें मिला नहीं, और जहाँ पर शक्कर पानी मिलकर एक नया सॉल्यूशन बन गया वो नीचे पड़ा रहेगा काफ़ी दिनों तक, उसका एक स्टिक दिखता रहेगा आपको। इसका मतलब वो वहाँ से अब उड़ नहीं रहा है, उसको हमें बॉईल करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की तरफ लाना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे आसपास या आपके आसपास जो वेपर प्रेशर है वो तब तक है जब हमारा वेपर प्रेशर जो आपका बॉयल होने पे हो रहा है या कंडेंसेशन में हो रहा है, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों बराबर होंगे तो वही आपका रहेगा वेपर प्रेशर नॉर्मल। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट, जिससे हम एक नॉन वॉलेटाइल, देखिए ध्यान रखना है, एक चीज होती है वॉलेटाइल जो अपने आप उड़ जाती है, एक होती है नॉन वॉलेटाइल जिसका वेपर प्रेशर बनता ही नहीं है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, भले वो शक्कर हो या कुछ भी हो, जैसे डालेंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, इक्वल करने के लिए एटमॉस्फेरिक की, हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। जब उसको हम और हीट देंगे, क्योंकि ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, या इसका वेपर प्रेशर मान लो ये 0, 5, 10, 20 डिग्री, मान लो 20 डिग्री पे इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ डाल दिया ये अब नीचे हो जाएगा, ये वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। ये 20 था या 25, 30, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तब ये सॉल्यूशन वहां इस लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब मेरे को इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। मीन्स इफ दिस टी नॉट बी इज प्योर सॉल्वेंट एंड टी बी इज सॉल्यूशन, तो उसका जो चेंज है, डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी बी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब वो उसको प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो उसको प्रूव हमने राउट लॉ से किया है। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ हम जानते हैं प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के बराबर है, और जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टी बी हमने ले लिया बॉइलिंग पॉइंट, वो भी किसके, मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे हमने लिया के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू एक्स बी। नाउ हम मोल फ्रैक्शन को निकाल रहे हैं, सॉल्यूट ऑफ बी अपॉन सॉल्यूट ऑफ ए एन, दिस वन बी, और इसको हम कैटेगराइज करेंगे। हमें पता है यहाँ पे बी है, नीचे ए, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटा इसका फ्रैक्शन है, इसलिए हमने लिख दिया डब्ल्यू अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम ए। इस चीज़ को हम यहाँ पे ले लेंगे। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं, ये मोलिटी है, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन सॉल्वेंट मोलर मास एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपकी मोलिटी आ गई इसके अंदर। तो ये जो फंडा है, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मोलिटी, तो वहां में हमने m रख दिया। नाउ इट इज प्रूफ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। आमतौर पे ऐसे प्रूफ्स अलग से नहीं आते हैं, सीधा उसके अंदर क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन इफ यू विल ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू सॉल्यूशन, तो भी ये डेरिवेशन आएगा, और उस डेरिवेशन के अंदर आपका जो चलेगा वो चलेगा डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी, और मोलिटी के बीच के प्रोपोर्शन हटाने आएगा के बी,
और मोलिलिटी के अंदर जो मोलर मास है उसकी कैलकुलेशन आएगी कि आपने कितना सॉल्यूट डाला या कितना मोलर मास में चेंज हुआ, उसको निकालने के लिए बताइए, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नंबर ऑफ मोल्स से डिपेंड करती है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। मोलर मास निकालना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर जो पहले से था वो कम हो जाएगा, कारण उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की, क्योंकि एक उसमें आ चुका है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, किससे रिलेट कर रहे हैं, किसका रेशियो है? तो कहलाएगा रिलेटिव वेपर प्रेशर, नहीं तो सिंपल कहलाएगा लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए, when non-volatile solute added to solvent, vapor pressure of solute decreases. Now according to Rowley, P of solution total is P naught A x A। हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन x A मोल फ्रैक्शन B यूनिटी है, इसकी जगह हमने लगाया 1 माइनस एक्स बी ताकि पता पड़े हम सॉल्यूट जो हमने डाला से क्या फर्क पड़ रहा है। पी एस इक्वल पी नॉट ए एक्स बी का मतलब हो गया, इसको बाहर निकाल दिया, पी नॉट माइनस ये वाला इधर चला गया तो साइन चेंज हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस है, ये जो वैल्यू है, केवल ये वैल्यू, ये लोअरिंग वेपर प्रेशर, और पूरी की पूरी वैल्यू जब उसको आप किसी से रेफरेंस कर रहे हो उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो वो कहलाएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ क्वेश्चन हमें मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास एक्स बी से ही निकलेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस एक्स बी, एस बी हम जानते हैं मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल ऑफ ए बी। नाउ मोल की जगह पे हम वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास रखेंगे, कैलकुलेशन करने पे एम बी बार आएगा और ये चीज़ चली जाएगी। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कई बार। अब ये मोल पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये भी पूछा जाता है क्या ये कॉलिगेटिव है? यस, इट इज ए कॉलिगेटिव, ये मोल पे डिपेंड करती है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड को डिस्कस करना है और क्या क्या फैक्टर सॉल्विटी ऑफ गैस को डिपेंड करते हैं। तो पहला इसका डेफिनेशन क्या है? द सॉल्विटी ऑफ एनी गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ गैस in centimeter cube or ml that can be dissolved in unit volume of the liquid to form saturated solution। अगर कोई गैस किसी लिक्विड में मिल रही है तो उसका पूरा एक्वायर वॉल्यूम डिसॉल्व करेगी। जैसे आपने अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखी होगी तो उसमें CO2 मिक्स होती है, खोलते हैं तो वो झाग जो बाहर आते हैं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो वहाँ से क्या हो रही है, एस्केप हो रही है, तो पूरे उस वॉल्यूम को एक्वायर करती है। तो एक किसी प्रेशर पे, किसी टेम्परेचर पे वो जो सॉल्यूट है उस पूरे लिक्विड के अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व है। अब कौन से फैक्टर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। देखिए, हम हमेशा कहते हैं पोलर टू पोलर, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। पोलर के अंदर पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन नॉन पोलर के अंदर नहीं होगा। तो वैसे जो गैसेस का नेचर पोलर है वो पानी डिसॉल्व हो जाएंगे, लाइक HCl, HF, बट जो N2 F2 हैं ये डिसॉल्व नहीं होगी। दूसरा टेम्परेचर, ये जो अगर इक्वेशन देखिए तो ये हीट छोड़ रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है उसका फर्क पड़ता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को गर्म जगह रख दो, अगर खोलोगे तो उसके अंदर वो बहुत सारे झाग निकलेंगे, एफ्लोरेंस आएंगे, लेकिन वही अगर बहुत ज़्यादा चिल टेम्परेचर पे होगा तो नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट आप ये भी कर सकते हो, एक नॉर्मल ग्लास का पानी लीजिए और एकदम चिल्ड वाटर लीजिए और उसमें इनो डालिए। नॉर्मल वाटर में बहुत जल्दी से एफ्लोरेंस आएंगे, बहुत जल्दी चीज़ दिखेगी, लेकिन ये चिल्ड इट टेक सम टाइम, क्योंकि उसकी घुलने में उसको समय लगेगा। तो टेम्परेचर का बहुत ज़बरदस्त फर्क है, टेम्परेचर कम रहना चाहिए तो वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करें, नहीं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, अभी जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर का फर्क पड़ता है कि जो आप प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्यूट के पार्टिकल पास आएंगे, सॉल्वेंट्स सारे इंटरेक्ट होंगे और वो मिक्स होंगे। इस चीज़ को क्वांटिटी सबसे पहले दिया था मिस्टर हेनरी ने। उन्होंने एक सिस्टम बताया कि ये वाटर है, डॉट जो लाल रंग की वो आपके गैस पार्टिकल्स हैं, ये आपके सॉल्यूट्स हो गए, ये आपका वाटर हो गया। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, ये आपने इंक्रीज किया, वेट रखा 10 kg का, ये जैसे ही पिस्टन नीचे आया ये सॉल्यूट जो है गैस पार्टिकल पानी में मिक्स हो गए। उस पर उसने लॉ दे दिया कि यहाँ पे जो उसका लॉ है वो क्या कह रहा है कि दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ एम जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होने की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। तो एम प्रोपोर्शनल टू पी, m इज इक्वल टू KH इज हेनरी कांस्टेंट। इसको हम मोल फ्रैक्शन से भी इसको कई बार इग्नोर करते हैं कि जो प्रेशर है वो आपका इसी टॉपिक के अंदर इट आल्सो कम एज मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन के साथ भी कंपेयर हो सकता है, मास के साथ भी हो सकता है, तो राउले के साथ भी इसको हम प्रक्रिया को काम में ले सकते हैं। लेकिन सिद्धांत क्या है? प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्यूट जो पार्टिकल गैसेस वो धीरे धीरे कंप्रेस होंगे और लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ इसके अंदर आती है, इसलिए प्रेशर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जितने भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी चीज़ें जिसके अंदर हम कार्बन ड्रिंक्स की बात करते हैं, वो सारे इसके ऊपर काम करते हैं।
ये आपके लेसन 2 के सारे क्वेश्चंस हो गए आरबीएसई बोर्ड के। बहुत जल्दी मैं सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चंस के आंसर डालूंगा। थैंक यू।